9 अक्टूबर 2023 को आपकी लास्ट फेसबुक पे पोस्ट जो थी वो मुकेश भाई के साथ थी और उसके बाद ब्रेक लग गई और पिछली 25 फरवरी को जनाब के दर्शन हुए। हालांकि आपसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि आपको देख के कोई गदगद हो जिस तरह की आपकी हरकतें रही है। लेकिन गालियां निकालने वाले भी बड़े हैं। 1.5 साल कैसे निकाला? 1.5-2 साल। अब विचारधारा की लड़ाई को निजी तौर पर जो पिछले विधायक थे यहाँ से अर्जुन सिंह ठाकुर, उन्होंने निजी तौर पर जहरू नाम पड़ा। वो मैंने नहीं रखा है, वो पहले से ही नाम है। आते ही इसने सबसे पहले मेरी सिस्टर को यहाँ से ट्रांसफर किया। तो ये माना जाए कि मौजूदा कलयुग के अर्जुन का जो निशाना था वो मछली की आंख पे नहीं था, वो चौधरी चंद्र सिंह की आंखों पर था। तो मैंने फादर को बोला कि आप आगे जो है एक बार झटका तो दीजिए। तो सीएम साहब ने रोक लिया वो डीओ। किसका डीओ? अर्जुन सिंह ठाकुर की वाइफ का। अच्छा। कि नहीं ये XMLA है, ये है फलाना है ढमकाना। सुखू भाई का अगर ये कहें तो बीजेपी के लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। सॉफ्ट कॉर्नर है। मैं कह एक बार तो ऑर्डर करने हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। सीधी सी बात है। मैं ऑन कैमरा बोलने की हिम्मत चाहिए बस। तो आप बताइए कि मतलब कि दुख नहीं होता है? यूथ हो, आग है आपके अंदर, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। एक आग जो है वो हिमाचल का जो यूथ है उसके अंदर भी धधक रही है, जो एम्प्लॉयमेंट का इशू है उसको लेकर। आप एक बार अपना एक इसी चैनल के माध्यम से आप टूर बनाइए आम पब्लिक के बीच का। पिछले दिनों चौधरी साहब ने भी वो ये कहने पे मजबूर हो गए कि जिससे ये इशारा चला गया कि सब कुछ ठीक नहीं है। कितनी मायूसी हुई कि दिल्ली एक सबसे पुरानी पार्टी हमारी थी, कांग्रेस पार्टी, आज 0 सीट पे है। 90 की लहर की बात करी आपने। हाँ। 27 की लहर में कहर है या लहर है? कहर है। पिछले कल आपकी पेशी थी ज्वाली कोर्ट में और वहां पर भी वो केस उन अधिकारियों के द्वारा लगवाए गए थे। आप मेरा इशारा समझ रहे हो? बिल्कुल मैं समझ गया। ले रहे हैं, मैं नाम ले लेता हूँ। हिमाचल DGP की बात कर रहे हैं आप, जो अब रिटायर हो गए कुंडू साहब। और हमारे ही मुख्यमंत्री जी की जुबानी है कि नहीं अच्छा काम कर रहे हैं। उसके लिए किसी को नहीं बोलता है कि मेरी मदद करो, मेरे केस वापस लो। कोई बात नहीं, हम पेशियां भी भुगतेंगे, अगर सजा होगी तो जेल भी जाएंगे। यहाँ पर चौक पे उनको चैलेंज किया था, अगर आप में हिम्मत है तो आके दिखाओ। यहाँ पे हम आ गए हैं, मुझे चैलेंज किया था कि आके दिखाइए ज्वाली में। नीरज भारती उस लुक में सामने आ गया जिस लुक के लिए लोग उनको पसंद करते हैं। मेरे खिलाफ जाके फिर दिल्ली में मेरे वीडियो दिखाएंगे कि देखो जी आप नीरज भारती ऐसे वाला वीडियो तो जाना चाहिए। हाँ। ये कुकुर कौन है जो? ये कुकुर वो नहीं है, कुकुर नहीं है ये। हाँ। कुकुर कुत्ते को बोलते हैं। मैं तो तभी किसी को बोलता हूँ जब कोई मुझे छेड़े। सुधीर भाई तो हमारा कुछ नहीं बोलता, तब भी आपने बड़ा कुछ बोला। वो खुद कुछ नहीं बोलता था। अच्छा, बुलवा देते। वो इधर उधर से करवाता था। ਹੁਣ क्या लगता है सुधीर भाई ने ਜਿਹੜੀ जफियां दौर है कंटिन्यू? नहीं, मैं ऐसे खड़ा था और ऐसे जफ्फी पाड़े जैसे आप ऐसे, मैंने यहाँ रोक दी। मैं कहा पांडे जी बात ऐसी है कि जफ्फी डालनी है ना तो ईमानदारी की डालना, पीठ पीछे चाकू मारने वाली जफ्फी मार डाल। पूछ लेना, सुधीर से पूछ लेना चाहे आप कभी। सरकार का सलाहकार है कौन? ये वेलविशर हैं ये लोग? मुझे तो नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि ये सुखू जी के वेलविशर। IAS कैडर, IAS कैडर भी कोई वेलविशर नहीं है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज एक वो उम्मीद पूरी होने वाली है जो 9 अक्टूबर 2023 के बाद शांत थी। उस उम्मीद से कोई उम्मीद नहीं की जा रही थी कि ये उम्मीद कभी पूरी होगी और उसकी रीजन ये था कि वो जो उम्मीद थी वो एक जिसे कह सकते हैं कि साफ कहने की आदत, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, जो कहना है साफ कहिए। तो आज मेरे साथ हैं नीरज भारती। अरे धन्यवाद उदय भाई। खरे इनकी माफी चाहूंगा, इनकी जो फैन फॉलोइंग है या ये कहें कि इनके जो प्रशंसक हैं वो पूरे प्रदेश में हैं और कहीं ना कहीं जो लोकल डायलेक्ट्स होता है उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम हिंदी में चलूं, अंग्रेजी मेरे को आती नहीं और भाई साहब अंग्रेजी में भी एक्सपर्ट हैं तो इनकी तरह मैं बोल नहीं पाऊंगा। तो मैं सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ। 9 अक्टूबर 2023 को आपकी लास्ट फेसबुक पे पोस्ट जो थी वो मुकेश भाई के साथ थी और उसके बाद ब्रेक लग गई और पिछली 25 फरवरी को जनाब के दर्शन हुए और पूरा हिमाचल गदगद हो गया। हालांकि आपसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि आपको देख के कोई गदगद हो जिस तरह की आपकी हरकतें रही है। वही मैं बात आपको बोलने वाला था कि आपने कहा कि पूरे हिमाचल में प्रशंसक हैं। मैं कहा प्रशंसक तो चलो हमारे हैं भाई, साथी हैं, कुछ बड़े होंगे उम्र से, कुछ कम होंगे।
लेकिन गालियां निकालने वाले भी बड़े हैं। कभी कभी अपनी कोई जैसे इंटरव्यू होता है तो उसमें देखता हूँ तो उसमें मेरे को उल्टा सीधा बोलने वाले ही बड़े होते हाँ, हैं। वो तो सिर्फ प्रशंसक नहीं है, मुझे वो क्या बोलते हैं हिंदी का वर्ड जो है अपना क्या बोलते हैं उसको, अब मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, कि वो भी हैं जो नहीं पसंद करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आज के मौजूदा दौर की बात की जाए तो लोग फ्रस्ट्रेशन की उस हद को क्रॉस कर चुके हैं कि अब उन्हें जो लैंग्वेज या एक कह सकते हैं हम कि एक भाषाई संवाद, वो उनका भी वैसा हो चुका है जिस तरह की आज के दौर में जरूरत है लोगों को समझाने के लिए। तो इसमें नीरज भारती इस क्राइटेरिया में तो एकदम फिट और हिट साबित हो चुके हैं। खैर, 1.5 साल कैसे निकाला, 1.5-2 साल? कुछ नहीं, बस थोड़ा अज्ञातवास में थे। कभी नहीं, शिमला- अज्ञातवास तो था, पर जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे भी अज्ञातवास आ गया आपका। फिर बात ये थी कि कुछ जो उम्मीदें थी जो सरकार बनने के बाद होती हैं, सभी को होती हैं, कार्यकर्ताओं को भी होती हैं, नेताओं को भी होती हैं, वो जो कुछ सोचा था वैसा नहीं हो पाया। मतलब कि कोई पर्सनली लेवल पे नहीं, कोई मैंने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं सोचा था, जी। बट जो हमारे यहाँ के वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके लिए जो होना चाहिए था वैसा वो नहीं हुआ। तो शुरू में रहा मैं एक्टिव, ऐसा नहीं है कि मैं चुनाव होते ही एकदम से वो हो गया था। शुरू में मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आया, यहाँ पे भी लोगों से मिलता जुलता भी रहा, बात भी करता रहा, सोशल मीडिया भी मैं एक्टिव रहा, ऐसा नहीं है। और कोशिश की कि हमारी सरकार बनी है तो उस हिसाब से ही हम आगे जो है लोगों को जो उनकी समस्याएं हैं, मुश्किलें हैं, उनको दूर करने का प्रयास करें। कुछ हद तक हुई भी है, बट वो एक टाइम होता है, पता क्या होता है कि जब नई सरकार बनती है तो इतनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इतना प्रेशर होता है कि थोड़ा सा लोग इंतज़ार भी नहीं हो पाता, मतलब हमसे भी नहीं हो पाता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पहले जब सरकार बनती थी तो 8-10-15 दिन के अंदर वो एक्सपेक्टेशंस पे काम होना शुरू हो जाता था। लेकिन जब इस बार हमारी सरकार बनी तो उन एक्सपेक्टेशंस पे काम होना शुरू नहीं हुआ। जो हमने सोचा था, जैसा था, कुछ बदला बदली की जो हमारे साथ हुई थी राजनीति पिछली भाजपा की सरकार में, तो हमने भी सोचा, हालांकि हमारा कभी ये ट्रेंड नहीं रहा कि हमने कोई बदला बदली का सिस्टम रखा। यहाँ पे मेरे फादर ने भी काफ़ी समय तक जो है रिप्रेजेंट किया। पहले गुलेर नाम होता था विधानसभा क्षेत्र का, उसके बाद डिलिमिटेशन के बाद ज्वाली नाम हो गया। तो ऐसा नहीं है, लेकिन पिछले जो 5 साल, पर्टिकुलरली मैं पिछले 5 साल की बात करूँगा, कि ऐसा ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक सिस्टम बन गया कि राजनीतिक लड़ाई को, विचारधारा की लड़ाई को निजी तौर पर जो पिछले विधायक थे यहाँ से अर्जुन सिंह ठाकुर, उन्होंने निजी तौर पे जहर फैला, अब बोल सकते हैं आप, तभी जहरू नाम पड़ा। वो मैंने नहीं रखा है, वो पहले से ही नाम है, हमने तो उस नाम को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया था। तो वो ऐसा था कि हर एक छोटे से छोटा मतलब कर्मचारी था उसको परेशान करना, जो कांग्रेस के सपोर्टेड कुछ गांव थे वहां पर डेवलपमेंट नहीं करना। मैं अपने गांव की बताता हूं आपको, आप आए होंगे इस रास्ते से, अब ये काम चल रहा है इस रोड का, मतलब पूरी खूबसूरती के साथ चल रहा है, मतलब वहां नीचे तक, जहां तक पुराना जो घर है इनका, पुराने विधायक जो थे उनका, मेरा गांव यहाँ से हार्डली आधा किलोमीटर दूर है। ये तो यहाँ जगह बाद में, मतलब जगह थी अपनी, उसके बाद हमने यहाँ मकान बनाया, लेकिन जो पुराना घर था, जो हमारा पिंड है जिसको बोलते हैं, पुराना पिंड जड़ा है, तो जहरू ने उस वक्त अर्जुन सिंह ठाकुर ने एक स्ट्रेच था लगभग कोई 300-400 मीटर का, मतलब 500 मीटर तो यहाँ से वो दूर है, पर वहाँ पिंड के सामने जो मेन रोड जा रहा है, उस स्ट्रेच को उसने मतलब कि रिपेयर ही नहीं करवाया। तो मतलब कि बात ये थी कि इस तरह की सोच थी। अब रोड पे तो हमने आना नहीं था, सिर्फ रोड पे तो सबने आना था, और तो और पिछले विधायक ने भी उसी रोड से सफर करके जो है यहाँ से आगे निकलना था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये ऐसे तरीके अपनाए, जहां पर कोई हमारे जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर हैं वहां पाइपें नहीं बिछने दी, उनकी पाइपें बिछी हुई तक उखड़वा ली गई थी, ऐसी हरकतें की गई थी। अगर ऐसी हरकतें थी तो फिर मैं लानत वही बोल भेजने रहा हूँ, से क्योंकि कोई ये नहीं तो रोक बड़ी सकता। कॉमन चीजें हैं, रास्ता हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गई, ये चीजें तो बिल्कुल कॉमन है, ये रोज की हमारी नेसेसिटी है, सभी ने चलना है, रास्तों पे सभी ने चलना है, पानी सभी ने पीना है, बिजली भी सभी को चाहिए। लेकिन इस तरीके की हरकतें जब करना शुरू कर दी गई
तो फिर हमें भी मतलब उस वक्त लगता था कि नहीं यार, ये तो कुछ ज्यादा ही निजी तौर पर जो है परेशान करना शुरू कर दिया। कर्मचारियों को भी, जो कोई छोटे लेवल के कर्मचारी थे उनको भी कभी यहाँ से बदल के दूर पार भेज दिया। जो दिहाड़ी लगाने वाले थे उनको भी परेशान किया। क्यों? क्योंकि उनके परिवार के लोग जो थे वो कांग्रेस को समर्थन करते थे। ये तो एक विचारधारा की बात है ना, इसमें कोई निजी तो है नहीं। अब मैंने डॉक्टर हरवंश सिंह राणा जी जो मेरे फादर के अगेंस्ट इतने टाइम तक इलेक्शन लड़ते रहे, उसके बाद मेरा भी उनके साथ चुनाव हुआ। पहला जब 2004 में चुनाव हुआ, मैं उनसे हारा चुनाव, 1100 वोट लगभग मैं उनसे हारा था चुनाव उस वक्त। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उनके, उस वक्त सरकार हमारी थी, लेकिन हमने कभी उनके खिलाफ कोई निजी तौर पे कुछ नहीं। ठीक है, चुनाव था, लोगों का मत था, वो हमारे साथ नहीं आया, उनके साथ चला गया। तो उसके बाद फिर दोबारा मेरा उनके साथ चुनाव हुआ, डॉक्टर हरवंश सिंह राणा जी है, फिर मैं चुनाव उनसे जीता। फिर उसके बाद मैं दूसरा चुनाव जो है अर्जुन सिंह से जीता। तो हमने तो कभी नहीं किसी को परेशान किया। अर्जुन सिंह ठाकुर जी की धर्मपत्नी जो कि शिक्षा विभाग में नौकरी करती हैं एज ए टीचर, यहीं पे पास के स्कूल में उन्होंने जॉब की। मेरे पास शिक्षा विभाग रहा, यानी कि मैं मुख्य संसदीय सचिव था और हमारे मंत्री जी उस वक्त जो थे हमारे आदरणीय और माननीय स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी, वो हमारे मंत्री थे। शिक्षा विभाग वही देखते थे, वो चीफ मिनिस्टर भी थे और मंत्री भी थे। भी आप ही कर रहे थे मैक्सिमम। और जो भी मीटिंग्स होती थी हम उसमें देखते थे, उनकी कार्यप्रणाली भी देखते थे। तो मुझे नहीं पता था कि मैंने जो है अर्जुन सिंह ठाकुर के खिलाफ जो है इलेक्शन लड़ा, इसने मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, तो मैं इसकी क्या नाम जो इनकी जो धर्मपत्नी है उनको डिस्टर्ब करूं। लेकिन हमने नहीं किया। वो एक हमारी विचारधारा की लड़ाई है, हमारी कोई पारिवारिक लड़ाई तोड़ नहीं थी। हमारी कोई साड़ी कोई भीड़ पहाड़ी भी बोल लेना, भीड़ बनने की लड़ाई तोड़ नहीं है ऐसा कि जो आपको कुलना हासा करना हो। तो अभी मैं वही मैं बता रहा हूँ आपको। तो इन्होंने इस तरह परेशान किया। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, वो छोटे कार्यकर्ताओं के जो लगे थे कर्मचारी, या उनको तो परेशान किया। आते ही इसने सबसे पहले मेरी सिस्टर को यहाँ से ट्रांसफर किया। डेंटल डॉक्टर है, आपको भी पता ही है, आजकल धर्मशाला है। तो पहले उसको परेशान किया वहां से, ये मतलब कि ट्रांसफर कर दी। अच्छा, फिर मुझे भी बोला सिस्टर ने किया। मैं कहीं मैं तो ऐसा हूँ, मैं नहीं किसी के वो जाऊंगा कि झुकूंगा और आगे। ट्रांसफर कहाँ करी थी? ट्रांसफर पता नहीं, यहीं कहीं आगे बैजनाथ, और पता नहीं सर्फ को कहीं बैजनाथ के आगे की घर से डिस्टर्ब। हाँ, मतलब कि दूर कहीं जाके। समझ गया। ऐसा है, नौकरी तो करनी है। खैर और भी एम्प्लॉइज हैं जो करते हैं नौकरी, लेकिन बात ये है कि उसे, वो तो मैं एक बड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटों को भी डिस्टर्ब किया, है ना। उसके बाद पता नहीं फिर आगे फादर ने बात की होगी या कहीं, तो फिर कहीं धर्मशाला या इस तरह पालमपुर कहीं एडजस्टमेंट की है। तो ये माना जाए कि मौजूदा कलयुग के अर्जुन का जो निशाना था वो मछली की आंख पे नहीं था, वो चौधरी चंद्र सिंह की आंखों पर था कि जहाँ पे उनके आदमी है उनको रगड़ के रख दो, जहाँ परिवार है उनको डिस्टर्ब करके रख दो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही रहा हमेशा। और पिछले 5 साल इतनी तंगी में काटे हमारे लोगों ने, और इतने बुरे हाल कर रखे थे बीजेपी की सरकार ने। तो फिर नेचुरली अब लोगों में भी एक था कि हमने कभी ऐसा नहीं किया। अपनी सरकार आते ही खुशी आई कैडर में। देखो, खुशी तो आई थी, कोई डाउट नहीं था, बड़ी खुशी आई थी। थी बहुत धूमधाम से, मतलब ढोल बजे, लड्डू बंटे, पटाखे फूटे। बाद में अपने पटाखे हो रहे हैं। बाद में फिर वो है। अब एक एग्जांपल दूंगा कि मैं जब फादर को ही बोला मैंने, क्योंकि मैं तो किसी सीट पे हूँ नहीं, तो मैंने फादर को ही बोला कि आप आगे जो है एक बार झटका तो दीजिए कि तो हाँ, कि कम से कम पता तो लगे कि सरकार, मोस्ट लीडर फ्रॉम कांगड़ा, कि सरकार जब आती है तो हम भी ऐसी हरकतें कर सकते हैं जो आपने पिछले 5 साल की है। तो जब डीओ गया वहां पे, तो सीएम साहब ने रोक लिया वो डीओ। किसका डीओ? अर्जुन सिंह ठाकुर की वाइफ का। अच्छा। कि नहीं, ये XMLA है, ये है, फलाना है, ढमकाना है। फिर मेरी बात हुई कि नहीं यार, ये तुम्हारे काम आएगा। मैं कहा, ये हमारे काम कभी नहीं आएगा। बीजेपी कैडर बहुत कम होता है कि सुखू भाई का अगर ये कहें तो बीजेपी के लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। सॉफ्ट कॉर्नर है। तो उसके बाद फिर मुझे बुटेल जी का फोन आया, छोटे भाई हैं हमारे, आशीष बुटेल जी, उस CPS थे। तो उनका है कि भाई क्या करना है। मैं कहा, एक बार तो ऑर्डर करने हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। सीधी सी बात है। मैं ऑन कैमरा बोलने की हिम्मत चाहिए। बस यही वजह है कि नीरज की जो फैन फॉलोइंग है वो इसी वजह से ऑर्डर करने हैं, ताकि हम भी दिखाएं यार कि ऐसी हरकतें हम पहले भी कर सकते थे, लेकिन हमने इसलिए नहीं की कि हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। लेकिन जब आपने इसको एज ए निजी दुश्मनी बना दिया, तो चलो कोई नहीं, एक झटका हम भी दे के देखते हैं। पर नहीं जी, वहां रुक गया वो काम।
उसके बाद फिर हुआ, बहुत टाइम बाद हुआ, लगभग साल बाद, 3-4 महीने के लिए, जब डेरा के इलेक्शन थे मेरे ख्याल, उससे 3-4 महीने पहले हुआ, तो यहीं कहीं नजदीकी पोस्टिंग हुई, बहुत दूर भी नहीं थी, और डेरा के इलेक्शन चल रहे थे, चुनाव, और हमारी सरकार बोलती थी कि हम जो है मिड सेशन किसी की ट्रांसफर नहीं करेंगे। अभी भी नहीं, ऐसे ही है कि अब खुलेंगी ट्रांसफर, उसी में आप 15 दिन के लिए खुलेंगी, उसी में ही जो जहां सेटल होना चाहता है या जिसका टाइम हो गया है या जैसा भी है, जिस तरीके से जाना चाहता है, वो वहां पे अपना रिप्रेजेंट कर दे, वहां पे उसको कोशिश करेंगे कर दे। उस वक्त मिड सेशन था, जुलाई का महीना था आई गेस, जब डेरा के चुनाव थे, क्या था उस टाइम जो भी, तो मिड सेशन था, विदाउट मतलब कंसर्न मिनिस्टर रोहित ठाकुर जी, उनके कोई नॉलेज में नहीं था ऐसा कुछ, और जब बात हुई, कहते हैं सिर्फ फोन गया, सीएम साहब ने किया या सीएम साहब के ऑफिस से गया किसी का फोन, क्या हुआ क्या नहीं, और विदाउट कोई फाइल पे आए हुए, बाद में फाइल आई होगी वो अलग बात है, पर वहां से डायरेक्टर से टेलीफोनिकली कॉल हुई और यहाँ से ट्रांसफर होके वापस वो स्कूल में। तो आप बताइए कि मतलब कि दुख नहीं होता है? हम जो कई ऑर्डर डीओ है, चलो ट्रांसफर वो नहीं है कि कोई डेवलपमेंट की बात है, लेकिन ट्रांसफर भी हमारी जो है हिमाचल में, ट्रांसफर्स की भी एम्प्लॉयज जो है, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज हैं हिमाचल में, वोटर्स जो है उनका जो है, उनके परिवार के लोग हैं, सिर्फ एम्प्लॉय अकेला थोड़ी नहीं कि जिसकी ट्रांसफर नहीं होगी, या वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि यार जब हमें दूर पार भेजा है, हम भी कहीं घर के नजदीक नौकरी करेंगे या कुछ करेंगे, उनके परिवार के मेंबर्स हैं, उनके आगे बच्चे हैं, उनके माता पिता हैं, वो सारे एक्सपेक्ट करते हैं। अब मैं सच बता रहा हूं कि जब डीओ देने 6-6 महीने लटक रहे हैं, 7-7 महीने अब भी लटक रहे हैं, अब तो पता नहीं, मैंने पूछने छोड़ दिए, मैंने बोलना ही छोड़ दिया। डीओ तो खैर मैंने अपना कभी नहीं दिया, मैं अपने मतलब फादर को ही आगे भेजता था, इनके ही ऑफिस से आगे परस्यू होता था जो भी काम, तो अब तो मैंने फिर बोलना ही छोड़ दिया। अब भी जो कभी कोई मेरे पास आ जाता था, कभी भाई आगे आप करो बात, ये तो मैं इनके फादर साहब के निजी स्टाफ को फॉरवर्ड कर देता था उसको आगे, कि देख लेना यार, होगा तो ठीक है, नहीं तो क्या करना है। विशाल थोड़ा सा फुल फ्रेम में दिखाइएगा आप, क्योंकि मेरा अगला सवाल जो है वो कुछ इसी तरह से दिखेगा। यूथ हो, आग है आपके अंदर, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। एक आग जो है वो हिमाचल का जो यूथ है उसके अंदर भी धधक रही है, जो एम्प्लॉयमेंट का इशू है उसको लेकर। देखिए, मैं आपको सच, अभी भी हम जब ऑफ द रिकॉर्ड वैसे खड़े थे, बात कर रहे थे कि आप लेते हैं नेताओं का इंटरव्यू, जैसे कभी अब जैसे मेरे पास आए हैं, या आप तो फायर ब्रांड हो कांग्रेस नहीं ऐसा कुछ नहीं जो है, हकीकत है नहीं है, ऐसी बात नहीं है, या कोई और बड़े नेता है। मैं आपको एक बार मतलब दिल से बोल रहा हूँ, आप एक बार अपना एक इसी चैनल के माध्यम से आप टूर बनाइए आम पब्लिक के बीच का, कभी जैसे ज्वाली आए हैं, ज्वाली, कभी नूरपुर, कभी धर्मशाला, कांगड़ा, शाहपुर, यानी कि पूरे हिमाचल में जहां जहां मतलब की वो है, आप आम पब्लिक का रुझान लीजिए इस वक्त। क्या कह रहा रुझान? तो वो खुद बताएंगे आपको। नहीं, एक होता ही है कि जिस तरह से नीरज भारती के साथ हर कोई दिल की बात करता है, दिल की बात तो आप तक भी पहुंची होनी। बिल्कुल पहुंची है। क्या बोल रहे लोग? और अभी तक सरकार से लोग जो है वो सुख की सरकार से सुखी नहीं है। मैं तो साफ बोला, मेरी कोई सुक्खू भाई से दुश्मनी थोड़ा है। नहीं। जब सुक्खू भाई स्टेट के प्रेसिडेंट थे हमारे यूथ कांग्रेस के, तो मैं जनरल सेक्रेटरी था यूथ कांग्रेस का, और हमने हमेशा रिगार्ड किया सुक्खू भाई का, जब भी मिलते थे, कभी मिलना, कभी बात होती थी तो मिलते थे। राय साहब के पास भी जब हम उनके साथ काम करते थे तो हमने कभी सुक्खू भाई के खिलाफ नहीं बात की, हमने नहीं बोला। लेकिन कई ऐसे नेता भी हैं जो उस वक्त राय साहब के साथ होते थे और आज सुक्खू भाई के साथ घूम रहे हैं, वो हर कुछ पढ़ते थे राय साहब के कानों में। बिल्कुल, ये बिल्कुल मतलब अगर कहीं छोटी सी बात होगी तो उसको 4 गुना बढ़ाकर जो है वो पेश करते थे राय साहब के सामने, मतलब उनकी जो छवि को वो करने के लिए। और आप मानेंगे नहीं, सुक्खू भाई को बेचा, इस दौर में भी सुक्खू भाई को बेच रहे हैं कि ये लोग हैं ऐसे। अब चलो नाम क्यों लूंगा, आपको पता है, छोड़िए, क्योंकि मैं निजी किसी पे वो बात नहीं करना चाहता। पर बात ये है कि आप सुक्खू भाई के कई ऐसे जो निजी दोस्त भी हैं, वो भी मेरे भी दोस्त है वो। तो जब मैं उनसे मिलता भी था तो मैंने भी उनको हमेशा यही कहा कि मैं कहा सुक्खू भाई और राय साहब को भी एक होके चलना चाहिए, ताकि जो उनके साथ लोग जुड़े उनको भी बेनिफिट मिले और जो राय साहब के हैं वो इकट्ठे होके आगे बढ़े। क्योंकि देखो यूनिटी है तभी हम पावर में आएंगे। इस बार जब लड़ाई लड़ी हमने इकट्ठे होके चुनावों की,
जब चुनाव हुए तभी सरकार बनी ना, सीटें आई तभी सरकार बनी है। तो मैं मेरी कोई सुक्खू भाई से दुश्मनी थोड़ी ना है बिल्कुल। कि जो हमने उनके खिलाफ, पर बात है कि जो एक्सपेक्टेशंस थी, दोस्ती वही है जो सबसे सच बड़ी, बताए। हाँ बिल्कुल, और जो चापलूसी करता रहे, जो कान में जो मीठा मीठा बोल के आपको बहकाता रहे कि नहीं जी सब कुछ ठीक चल रहा है, सब हो रहा है, सब वो है, वो दोस्त नहीं होगा कभी। जो आपको आपकी कहीं गलती बताएगा आपका, क्योंकि हमें दर्द है अपने लोगों के लिए, कांग्रेस पार्टी के चाहे वो नेता हो चाहे वो कार्यकर्ता हो, हम अपनी सरकार है, हम नहीं चाहते कि कल को जो है हमारी सरकार के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगे कि नहीं जी ऐसा हो गया, फलाना नहीं किया। अभी जिस तरह के हालात है नीरज, 2027 कैसा दिख रहा है आपको? देखिए 2027 तो अभी 3 साल के लगभग है टाइम। आप सीजन्ड पॉलिटिशियंस हो, उम्र कम है, लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस है और जिस तरह से आपके लोगों के साथ बातचीत है, उसमें से एक बेहतरीन एक निचोड़ जो निकल के सामने आया होगा 2 साल का अगर देखें हमें तो। देखिए अभी तक तो हालात अच्छे नहीं है। ये तो चलो कुछ बाई इलेक्शंस हुए, उसमें लोगों ने इसलिए समर्थन भी दे दिया कि चलो सरकार है और एक्सपेक्टेशंस हैं तो कुछ होगा आगे। लेकिन आज मैं वही बोल रहा हूँ आपको, जब आप फील्ड में जाके कॉमन आदमी का सर्वे करेंगे, कॉमन आदमी से आप बात करेंगे तो ज्यादा कोई अच्छा रुझान नहीं है। ठीक है, जो चापलूसी टाइप करना चाहेंगे, जो परिक्रमा करके, जो नेताओं की परिक्रमा करके खुश रखते हैं नेताओं को, अगर आप उनसे पूछेंगे वो तो बोलेंगे सब बल्ले बल्ले है, बिल्कुल कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, कहना कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, सब सुखी हैं, है ना। लेकिन जब एक्चुअल जो आम आदमी के बीच में आप जाएंगे, वहां आपको असलियत पता लगेगी कि कहाँ क्या कमियां हैं, कहाँ क्या जो है वो रह गई हैं, डिफरेंसेस रह गए। पिछले दिनों चौधरी साहब ने भी, आपके पिताजी ने भी कहा था, एक थोड़ी सी एक उन्होंने हिंट दिया था कि जो कुछ भी है वो सही नहीं है। देखिए आप अब पूरे इंडिया में अब मैं सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि चौधरी साहब का कद अगर जिस तरह से सियासत में जातिवाद के आधार पर लिया जाता है, कुछ और चीज़ों पे लिया जाता है, नेताओं के अपने कद के वजह से लिया जाता है, उसमें चौधरी साहब का वजूद ओबीसी कम्युनिटी में तो है ही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, बाकी कम्युनिटीज में भी है। तो अगर एक नेता थोड़ी सी नाराजगी जाहिर कर रहा है तो ऐसी क्या परिस्थितियां चौधरी साहब को नजर आई होंगी कि वो ये कहने पर मजबूर हो गए कि जिससे ये इशारा चला गया कि सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए मैं आपको बात बताऊं कि चौधरी साहब ने, हमें तो चलो ये चीज विरासत में मिल गई, जैसे बोलते हैं कि आगे ये नेता का बेटा था नेता बन गया, सब बोलते हैं, है ना, पर उसमें भी चलो थोड़ा कोई भी कैलिबर होगा तभी बनेगा, कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई बिल्कुल ही निकम्मा होगा तभी बन जाएगा। लेकिन चौधरी साहब ने ये जो राजनीति की विरासत है ये बड़ी मेहनत से खड़ी की है। मतलब मैं पहले भी कई इंटरव्यू में बोल चुका हूँ कि जब 77 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था, उस वक्त वो एक शिक्षक की नौकरी करते थे, सरकारी विभाग में टीचर की नौकरी करते थे। तो उस वक्त उन्होंने रिजाइन दिया, उन्होंने ये सोच के रिजाइन दिया, हम तो सुनते ही हैं क्योंकि अब मतलब कि उस वक्त तो हम पैदा ही हुए थे, तो हम तो अब बाकी जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं अब तो रहे भी बहुत कम है बेचारे, लेकिन जो बात हम सुनते रहे हैं उनसे कि उस वक्त यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता था इन इलाकों पे, कभी कोई एमएलए आता था, कभी कोई एमपी आएगा, ये इलाके बिल्कुल सुनसान थे। आज जितना सड़कों का जाल देख रहे हैं आप, पानी का प्रबंध देख रहे हैं, बिजली है, एसडीएम कोर्ट है, सारे सरकारी महकमों के दफ्तर हैं, सब चौधरी चंद्र कुमार जी की देन है यहाँ पे। तो उन्होंने ये बड़ी मेहनत से कमाई है चीज। जब 77 में उन्होंने जो बताया जाता है, उस वक्त जब उन्होंने 77 में पहला चुनाव लड़ा तो उनको टिकट नहीं मिली, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए कोशिश की तो उनको टिकट नहीं मिली। लेकिन अब यहाँ से लोगों ने कहा कि नहीं, हम आपको समर्थन करते हैं, टिकट बेशक नहीं मिली होगी कोई बात नहीं, लेकिन आप चुनाव लड़िए। उन्होंने चुनाव लड़ा 77 में, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और मेरे ख्याल 200-250 वोट से वो उस वक्त चुनाव हारे। और उस वक्त जो था कंपटीशन हुआ, कांग्रेस का कैंडिडेट कहते बाहर हो गया था और जनता पार्टी होती थी, बीजेपी भी नहीं होती थी, जनता पार्टी होती थी। तो जनता पार्टी, हाँ सॉरी, जनता पार्टी गंदा हो गया होगा। नहीं मैं आपके ऊपर पैर आ गया, बड़े भाई हैं आप तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा। तो उसमें जनता पार्टी थी, तो जनता पार्टी के साथ कंपटीशन हुआ और चढ़ता सूरज इनका उस वक्त निशान होता था, जो मिला था पहली बार, दो पहाड़ियों के बीच में, हाँ चढ़ता। तो फिर उसके बाद ये इलेक्शन हार गए, सरकारी नौकरी तो त्याग दी थी, फिर शिमला चले गए क्योंकि सर्वाइव भी करना था आगे। मतलब कि मेरे ऐसा एक अब क्या बोलूं, रोक दूं पूत क्या करो, क्या बोलूं आगे, वो भी पैदा हो गया है, हम तो ऐसे ही चलो। तो फिर वहां जाके इन्होंने प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन किया सर्वाइवल के लिए भी, सेंट बीट्स कॉलेज।
फिर जब भी वहाँ से 2 छुट्टियाँ होती थी या कुछ भी होता था तो इन्होंने शाम को वहाँ से बस पकड़नी शिमला से, फिर ज्वाली पहुँचना, लोगों से मेल मिलाप रखा। उसके बाद जो हमें बताते हैं कि जनता पार्टी से भी ऑफर आया टिकट का अच्छा, फादर साहब को, अगेन, हाँ, कि अब आप जनता पार्टी से आइए, हम आपको टिकट दे देते हैं। तो इन्होंने मना कर दिया, मेरे फादर ने। कहते हैं मैं गांधीवादी विचारधारा का आदमी हूँ और कांग्रेस का समर्थक हूँ, अगर कांग्रेस टिकट देगी तब मैं अगला चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये निष्ठाएं थी। हाँ, उस वक्त ये 77 की आज बात के दौर है। में नहीं, हाँ, मैं वैल्यू देखो मैं आप। वो बोल रहा हूँ। तो इन्होंने, हालांकि हार गए थे, नौकरी भी छूट गुआ गई दी थी, सरकारी गुआ दी थी, प्राइवेट कर रहे थे, पता नहीं उस वक्त क्या मिलता होगा प्राइवेट कॉलेज में, क्या नहीं है। तो अब तो इन्होंने उस वक्त वो एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद फिर चलो जब दोबारा 82 में चुनाव हुए, फिर कुछ हमारे यहाँ के नेता भी होंगे उस वक्त के पुराने, उन्होंने भी साथ दिया होगा, दिल्ली में गए टिकट। एक हमारे कामरेड जी हैं, वो बताते हैं कि हमारे तो इतने बुरे हाल होते थे कि हम दिल्ली में सोने की जगह नहीं मिलती थी उस वक्त, कहाँ सोना है, पर शाही पहाड़ी में खाने खानी मंजर हाँ, खानी पर है कि टिकट के लिए बैठे वहाँ। फिर चलो कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी, 82 में टिकट मिली, चुनाव जीते, 85 में बाई इलेक्शन हुआ, चुनाव जीते, 90 में फिर पूरी लहर चली कांग्रेस के खिलाफ, तो बड़े से बड़े नेता भी ढेर हो गए। उस चौधरी साहब तो अभी 2 ही चुनाव हुए थे उस टाइम। 93 में फिर मिड टर्म इलेक्शन हुए, फिर जीते, 98 में फिर जीते, 2003 में फिर जीते, 2004 में बोल दिया, राय साहब ने हुक्म दिया, दिल्ली से हुक्म आया कि आपने MP इलेक्शन लड़ना है शांता कुमार जी के अगेंस्ट, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। फिर उन्होंने उनको वो इलेक्शन लड़ा, फिर वो जीते, शांता कुमार जी जैसे कद को हराना भी कोई आसान काम नहीं है। फिर बाई इलेक्शन आया, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि उस वक्त शायद हमारा भी, मतलब राय साहब हमारी सरकार थी, तो मुझे तो खैर राजनीति का कोई ज़्यादा नहीं था। हम आते थे, कभी चुनावों में आते थे, पर बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने तो अपना छोटा मोटा कारोबार सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड शुरू किया था, तो मुझे था कि काम धंधा करेंगे कोई। लेकिन फिर राजनीति में चलो आना पड़ा। उस वक्त पहला चुनाव हार गए, हालांकि हारना तो वो भी नहीं था, तो उस वक्त भी टांगे खींचने वाले बहुत थे, बिल्कुल थे होते हैं कि उस वक्त उनको ये लगा कि पता नहीं चंद्र कुमार MP भी बन गया और शांता कुमार जैसे को हरा दिया, बेटे को MLA बना दिया, तो पता नहीं इसका कद कितना ऊंचा चला जाएगा चंद्र कुमार का कद। तो टांगे खींचने वाले भी बहुत थे। उसके बावजूद भी वो चुनाव हारना नहीं था। लेकिन क्या नाम, हमारे हरवंश सिंह राणा जी, उनकी धर्मपत्नी का निधन हो गया कोई 2 दिन पहले वोटिंग का, तो थोड़ी सिंपैथी चली गई। तो 550 वोट से मैं हारा, यानी कि 551 या कुछ वोट आते तो मैं वो चुनाव जीत जाता। तो इन्होंने, मैं यही बोल रहा था, इनकी जो है वो इन्होंने बड़ी मेहनत से कमाई हुई है, कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पे जो है जमीन तैयार की हुई है, तो इनको दुख होता है। अब उस दिन मैं सच बताऊं तो मैं गोवा था, अभी पीछे हर एक साल ही जाता हूँ बच्चों के साथ, थोड़ा इस बार ठगी भी हुई है, ठगी भी होगी, वो चलो बात का इशू है थोड़ा सा। तो मैं गोवा था, तो मदर का फोन आया, मदर भी ऑपरेशन हुआ है, तो थोड़े वो थे, मतलब शारीरिक रूप से, तो उनका फोन आया, कहते हम भी सोच रहे हैं आ जाए। हालांकि फादर कभी घूमने फिरने के इच्छुक नहीं रहे हैं, ये सिर्फ जब कोई सरकारी टूर हो तब जाते हैं कहीं घूमने। और मैंने अपनी होश में ऐसा नहीं देखा कि मेरे फादर ने कोई हॉलीडे एंजॉय किया। हम तो चले जाते हैं, घूम लेते हैं, लेकिन इनका हमेशा एक ही मकसद रहा है कि बस लोगों के काम, ज्वाली का देखना है। जब MP थे तो यहाँ पे दिल्ली से भी दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन आ जाते थे। तो फिर मैंने कहा कोई नहीं, आप बना लो प्रोग्राम। तो फिर कहते हैं अब मीटिंग है हमारी 3 को, प्लानिंग की मीटिंग है, कहते वो अटेंड करना भी जरूरी है। मैं कहा तो उसके बाद बना लो। हमने 6 को वापस आ जाना था, फिर 4 को इनका प्रोग्राम है, 2 दिन के लिए तो क्या करेंगे आके। फिर 9 तक इनके साथ हमने एक्सटेंड कर लिया प्रोग्राम। तो मायूसी कब हुई, जब दिल्ली का रिजल्ट आ रहा था। तो हम गोवा में थे उस दिन, मैं गोवा की बात इसलिए आपके साथ शेयर की। तो उस दिन गोवा में थे हम, तो ये पूरा दिन टीवी पे, मैं कहा आ जाओ बाहर घूम लो, बीच पे चल पड़ो घूमे, नहीं टीवी देख रहे जब तक 12 बजे तक, जब तक रिजल्ट चला। कितनी मायूसी हुई कि दिल्ली एक सबसे पुरानी पार्टी हमारी थी, कांग्रेस पार्टी, आज 0 सीट शीला दीक्षित के टाइम में आज था, आज 0 डिजिट पे आ गई वो दिल्ली ऐसी उसमें जगह पे। अच्छा, अब कहाँ है इंडिया में कांग्रेस अभी इस वक्त? एक सिर्फ कर्नाटका में है और हिमाचल में है, बाकी तो कहीं नहीं है। अब आगे क्या चुनाव होंगे, जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिम्मेदार बहुत सी ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता, क्योंकि ऐसा है ना, फिर मेरे मुंह से उल्टा सीधा निकलेगा, मेरे खिलाफ जाके फिर दिल्ली में मेरे वीडियो दिखाएंगे कि देखो जी आप नीरज भारती ऐसे बोलता है। वीडियो तो जाना चाहिए। 90 की लहर की बात करी आपने, 27 की लहर में कहर है या लहर है? सच बताऊं, सच
उम्मीद ही है आपसे, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि आप सच बोलो, क्योंकि आपको आदत है सच बोलने की, बोलो। फिलहाल के सर्कमस्टांसिस के हिसाब से 2 साल के हिसाब से कहर है। आगे क्या होगा, क्या हाँ। वर्किंग रहेगी, आप उसको जो डिसअपॉइंटमेंट है, हाँ आप देखना है कि वो कैसे मैनेज होता है, कि जो डिसअपॉइंटमेंट है जो लोगों के बीच कुछ है उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे लोगों को फिर आप कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत से कार्यकर्ता ऐसे हैं जो मायूस हो गए हैं। अब मैं कार्यकर्ताओं की बात करी, पिछले कल आपकी पेशी थी ज्वाली कोर्ट में, और वहां पर भी वो केस उन अधिकारियों के द्वारा लगवाए गए थे जिनको आपकी कांग्रेस सरकार ने पाला पोसा, और वो बीजेपी तब ये छाती ठोक के कहती थी कि हमारे अफसर हैं। आप मेरा इशारा समझ रहे बिल्कुल हो, बिल्कुल मैं समझ है गया। ना? पुतले फूके थे आप कांग्रेसियों ने, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद चाहे पुलिस पेपर लीक कांड था या कोई और था, सबके उसमें नाम तो पुतलों की काली किसके आप मुंह पे नाम नहीं लगी? ले रहे हैं, मैं नाम ले लेता हूँ। हिमाचल डीजीपी की बात कर रहे हैं आप, जो अब रिटायर हो गए कुंडू साहब। तो देखिए, जब जितने हमारे कोई कभी विधानसभा घेराव होता था, यूथ कांग्रेस के लोग जाते थे, एनएसयूआई के हमारे साथी टांगे जाते कटवाते थे, थे, सिर फुड़वाते थे। महिला कांग्रेस के जाते थे, सेवा दल होते थे, तो जब वो घेराव करते थे तो वो लाठीचार्ज करवाते थे। पेपर लीक हुआ तो हमारे कांग्रेस ने उस वक्त जो है उनके पुतले खिलाफ फूके, पुतले फूके, फलाना बरमाटो, सिरमार। बहुत कुछ किया, है ना? वो पूरा टाइम काट के गया आपके यहाँ के, है ना, यहाँ पे। और हमारे ही मुख्यमंत्री जी की जुबानी है कि नहीं अच्छा काम कर रहे हैं। जब मेरे ऊपर जो है सिडेशन का केस बना, हालांकि चलो मेरे अपने कर्म है, मैं खुद भुगतूंगा, मैं उसके लिए किसी को नहीं बोलता कि मेरी मदद करो, मेरे को मेरे केस वापस लो, कोई बात नहीं, हम पेशियां भी भुगतेंगे, अगर सजा होगी तो जेल भी जाएंगे, अगर प्रूव हो गया कि हमने कुछ गलत किया तो हम जेल भी जाएंगे। यहाँ वाला केस था, हमारे लोगों को मैं बता रहा हूँ ना, निजी तौर पर डराया धमकाया जाता था, परेशान किया जाता था। जो यहाँ के भाजपा के जो उस वक्त के कोई इनके कार्यकर्ता गुंडा तत्व टाइप बन गए, और वो लोग जो है वो कभी चलते हुए हमारे लोगों के घरों पे जो है फेंक जाते थे, क्या बोलते हैं, पत्थर फेंक जाते थे। कोई बाइक पे जा रहा है उसको वो हरास करते थे, कोई पैदल जा रहा है उसको तो ये केस भी उनके ही कार्यकर्ताओं के लिए हमने यहाँ पर चौक पे उनको चैलेंज किया था, अगर आप में हिम्मत है तो आके दिखाओ, यहाँ पे हम आ गए हैं। मुझे चैलेंज किया था कि आके दिखाइए ज्वाली में, उस टाइम बहुत कुछ हुआ था। तो ये केस भी कल हमने वही भुगता है। अब सिडेशन वाला केस है, देखते हैं उसका क्या होता है। अभी तक कल तो ये डीजीपी ने उस वक्त, अब पुलिस वाले सारे कोई इन्हीं के तोड़ नहीं थे उस वक्त के, जब छोटा शिमला थाने में हमारी फेवर के भी थे, सीआईडी में भी हमारे कांग्रेस के विचारधारा के लोग भी है ही है। जब एम्प्लॉय को वोट डालने का अधिकार है तो उनकी अपनी विचारधारा भी है कि उन्होंने किसको समर्थन करना है। तो वो बोलते थे कि आपके लिए डीजीपी कुंडू ने सेल में स्पेशल कैमरा लगाया है कि इसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट ना मिले, ये जो है सेल में सोए, छोटा शिमला थाने के। और कांग्रेसी ने तमाम कैमरे हटा लिए। हाँ, और स्पेशल मुझे वही बताया उन्होंने कि आपको यहीं सोना पड़ेगा। मैं कहा, मैं मुझे क्या है, मैं तो यहीं सो जाऊंगा। मैं कहा एक कंबल नीचे बिछाने के लिए दे दीजिए, एक कंबल मैं कहा थोड़ी ठंड लगेगी तो मैंने कहा ऊपर ओढ़ने के लिए दे दीजिए। और मैं ऐसे नमस्ते करके, मैं कैमरे को ऐसे करके मैं गुड नाइट बोल के सोता था 2 दिन के 3 दिन, जब जितना भी रहा, मुझे याद भी नहीं है। तो मतलब कि मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हमने अपने कर्म किए हैं। अगर हमने कांग्रेस पार्टी के लिए पाप किए हैं तो हम ही भुगतेंगे उन पापों को, और भुगतेंगे यहीं आगे। पुण्य क्या कमा रहे हो आजकल कांग्रेसी? पाप तो कर लिए, अब पुण्य तो मुझे पता नहीं अब कौन कमा रहा है। चलो अच्छा, मैं थोड़ी सी पुण्य बात सब है। वहां जाके कमा रहे हैं, अपने अपने पाप धो रहे हैं, क्या बोलते हैं, कुंभ में जाके सारे अपने अपने पाप धो रहे हैं। या विश्वास की बात है, सारी चीजें हैं। खैर, आपके मुख्यमंत्री भी गए थे पिछले दिन। हाँ, गए थे, कल मैंने देखा उनका, और भी अफसर अधिकारी भी गए हैं, मेरे ख्याल ओंकार जी भी गए, स्पीकर साहब भी गए थे, ओंकार शर्मा जी भी गए, डिप्टी सीएम साहब भी गए थे, सारे गए। चलो अच्छी बात है, सबकी अपनी अपनी आस्था है, श्रद्धा का विषय है। खैर, पिछले कल अब वो आ गया कि नीरज भारती उस लुक में सामने आ गया जिस लुक के लिए लोग उनको पसंद करते हैं कि हाँ यार, बंदा सच्चा पक्का है। ये कुकुर कौन है जो आपने बताया कि, हालांकि मैं इस सब्जेक्ट को इतना हाईलाइट नहीं करना चाहता, बट ये है कि एंट्रेंस पे आपकी ये पोस्ट आई, तो उसमें एक क्या था कि अब वहां पे इस तरह के कितने कुकुर हैं हिमाचल गवर्नमेंट में? देखिए, कुकुर बहुत है यहाँ पे जिनका कोई मतलब कि दीन ईमान नहीं, मतलब एक स्पेशल उनका पोल्ट्री फार्म खोला जा सकता है। हाँ, पूरा। ये कुकुर वो नहीं है, कुकुर नहीं है ये, कुकुर कुत्ते को बोलते हैं। अच्छा, हाँ, मेरे दिमाग से निकल ये कुकुर नहीं है, ये कुकुर है। एमसी वालों का काम है कि नसबंदी की जाए। तो ये ऐसे बहुत से हैं जो कि जिनका कोई दीन ईमान नहीं है, उनको जहां अपना फायदा नजर आएगा, पर्सनल फायदा, लोगों का फायदा नहीं,
पर्सनल फायदा, पर्सनल हित, तो वो उस तरफ चल पड़ते हैं। वो कभी एक नेता को पकड़ लेते हैं, जब वहां से दिल भर जाए उनका या वहां से उनको लगे कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर वो अगले घर की तरफ चल पड़ते हैं, फिर वो तीसरे घर, चौथे घर, पांचवें घर। तो ऐसे कुकर है, यहाँ पे भी है ऐसे कई कुकर। अभी एक की बात की है मैंने, ऐसे कई और भी हैं। मतलब हर जगह पाया है। तो मैंने उसको कुछ नहीं बोलना था, मुझे क्या जरूरत है, इतने साल मैं मैंने वही बोल रहा हूँ। 1.5 साल से मैंने किसी को नहीं बोला, क्योंकि देखो मैं तो एक बात बोलो। मैं तो तभी किसी को बोलता हूं जब कोई मुझे छेड़े, हाँ। है ना। मेरी आदत नहीं है कि फिजूल में मैं किसी के खिलाफ बोलूं। कोई मैं ऐसा नहीं हूं कि ठीक है, हमने जब जो बीजेपी वाले अगर गालियों में बात करते हैं, सुधीर भाई तो तो हमारा मेरी कुछ गालियां- नहीं बोलता, तब भी आपने बड़ा नहीं, कुछ बोला। सुधीर ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने वो खुद कुछ नहीं बोलता था, अच्छा बुलवा देते। वो इधर उधर से करवाता था। बात उसकी भी थी क्या नाम, पर मेरी खबर ये है कि आप लोग हिमाचल भवन चंडीगढ़ में लिफ्ट के बार आपस में टकराए और बड़ी जफियां पपी हुई आप हाँ लोगों चलो, की। हाँ, पुराना साथी है वो बीजेपी प्यार से जाग गया, MLA माना जाए कि प्यार जाग पपियां पड़ा। तो न्यूरी जफियां हो रही, पपियों वाला काम नहीं है वही एक हमारा। रूटीन वाली भाषा में बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है। नहीं, वो मैं चंडीगढ़ रुका था पिछले 5-6 महीने, जब मैं वहाँ फ्लैट लिया था एक चंडीगढ़ में, तो उसका काम चलाया। नया एड्रेस भी डाल दिया। हाँ मैंने डाल दिया। वो बोलते हैं कि लोगों को नहीं पता, आधे से ज्यादा कार्यकर्ता तो मुझे उस फ्लैट पे जाके मिल आए हैं मेरे अच्छा। यहाँ के, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं रहूं यहाँ और एड्रेस दूं हिमाचल भवन का, मिलने आ जाओ। मैं मासूस्त आदमी हूँ कि मिलना है यार भाई, यहीं आ जाओ, यही आ जाओ। घर पे बैठो, साफ सुथरी बात। चाय क्यों भी बकवास? पिलाएंगे, अगर खाने का टाइम है तो खाना भी खाएंगे। सोने का है कि 3 कमरे का फ्लैट है, फिर एक मैंने संभाल रखा है, एक बेटी ने संभाल रखा है, एक माता पिता के लिए या सिस्टर के लिए रख रखा है। तो वो मैं फिर रहने के लिए, फिर एक ऊपर मैंने एक टेम्परेरी जैसे टेरेस पे बना रखा है अपना, जैसे हेल्पर होते हैं घर के जो मदद करते हैं बेचारे घर के काम तो में, अब ये खाना। माना जाए तो कि उनको जो साथी आते हैं उनको मैं हिमाचल भवन भेज देता हूँ, कभी फादर के नाम कमरा करवा के, कभी अपने नाम कमरा की वहाँ रह लो जाके। ये चीज होती है जो मतलब कि- कोई पॉलिटिशियन नहीं मानता है। खैर अब मैं आ रहा हूँ पहाड़ी में। ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੁਧੀਰ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਫੀਆਂ दौर है कंटिन्यूटी नहीं, जफियां पता है कोई ऐसा नहीं था वो। देखो बात ये है कि ठीक है, सुधीर के साथ मेरी अपनी निजी थी, वो कोई हमारी राजनीतिक नहीं थी, वो मेरी निजी थी। कुछ ऐसे बीजेपी च जानते ही मतलब उनसे भी खत्म हो नहीं गल वो मैं सुनी लिया ना, तो हाँ वो उसके साथ मेरी निजी थी। सुधीर के साथ उसने कुछ ऐसे कृत्य किए थे जो मेरे लिए ठीक नहीं थे, और उसने कुछ मतलब धोखा टाइप दिया था, तो मतलब वो कर दिया हमने पूरा। जब यहाँ से सारे कांग्रेस के एमएलए जीत के गए, जब शिमला के क्या बोलते हैं उसको, हमारा जो सर्किट हाउस बना है अब विलीज पार्क में, वहाँ रुके थे। तो जब सारे एमएलए जब नई जीत के गए, जब शिमला इकट्ठे हुए, तो कांगड़ा वाले भी वहीं थे सारे लगभग। तो एमएलए सारे दूसरे रूम में थे और हम दूसरे रूम में बैठे थे, कार्यकर्ता भी थे, बहुत से लोग गए थे। उम्मीदें थी ना कि नई सरकार बनी है, तो पता नहीं कितने लोग यहाँ से अब गए उम्मीद थे। से बचे सब नहीं। जगह से थे, हर एक कंस्टिट्यूंसी थे, कोई इंदौरा, कांगड़ा, फतेहपुर, नूरपुर, सब जगह से गए थे। तो वहाँ बैठे थे, तो फादर साहब का फोन वो मुझे दे गए उस कि कोई फोन आएगा तो अटेंड कर लेना। तो मैं दूसरे रूम में बैठा था और ये सारे न्यू इलेक्टेड एमएलएस जो थे वो दूसरे रूम में बैठे थे। उतनी देर में कांग्रेस कमेटी के ऑफिस से फोन आ गया, शुक्ला जी ने बात करनी है। शुक्ला जी हमारे प्रभारी थे उस वक्त, तो हाँ राजीव शुक्ला जी। तो मैंने कहा जी साहब दूसरे रूम में बैठे हैं, पिताजी को साहब भी बोल देते हैं हम, जैसे अब जैसे बाकी बोलते हैं हम भी ऐसे निकाल देते हैं अपने मुंह से। तो मैं कहा जी वो दूसरे रूम में बैठे हैं, नहीं कोई जरूरी बात है। मैं कहा जी मैं जाता हूँ। फिर मैंने नॉक किया दरवाजा, तो सारे एमएलए बैठे थे। तो पिताश्री वहाँ थे, वॉशरूम गए थे उस वक्त सच। तो मैं 2 मिनट खड़ा हो गया, फोन में कहा जी होल्ड करना, जो वॉशरूम गए हैं 2 मिनट आ जाते हैं। तो उतनी देर सुधीर जी खड़े हो गए। सुधीर जी भी चलो लगा दिया, अब चलो हाँ। दोस्ती है। हाँ दोस्ती तो है, ऐसा नहीं है कि कोई वो है। मानता है इस चीज को। तो आगे कि मैं पुराने साथी ने मिल लेना, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ हाँ मेरा पुराना मित्र है। मेरा इन जियो तो जप्फी पाई ना, बिल्कुल सेम पोज था, इधर से आए, मैं ऐसे खड़ा था और ऐसे जप्फी पाड़े जैसे आप ऐसे, मैंने यहाँ रोक दिए। पूछ लेना किसी भी मैं भी एमएलए, रोकी था। हाँ जैसे मैंने आपको रोका है, मैंने पूछ लेना किसी भी एमएलए से, पूछ लेना कांगड़ा के उस वक्त जो थे। मैं कहा पांडे जी बात ऐसी है कि जप्फी डालनी है ना तो ईमानदारी की डालना, पीठ पीछे चाकू मारने वाली जप्फी मत डालना। अच्छा ताई तो मेरा हाथ रोक के लिए नहीं मैं आपके लिए वो मैं सिर्फ आपको एक दिखा रहा था, डेमो दे रहा था। तो मैंने पूछ लेना, किसी से पूछ लेना। मैंने कहा जो हरकतें आपने की है माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन अगर जप्फी डालनी है फॉर फ्यूचर, क्योंकि देखो इस बार जब टिकट आई ना हुई धर्मशाला की, तो मैंने अपने फादर को बोला, मैं कहा ये धर्मशाला तो मेरे को देखना है। अपना चाहे इलेक्शन जीते हारे अलग बात है, लेकिन धर्मशाला मैंने देखना है वहां। मेरे फादर ने मना कर दिया कि नहीं कुछ नहीं करना,
और साहब अक्कल करिए। हाँ, मतलब बात यह है कि सरकार बनेगी हाँ। कि तभी मतलब जीतेंगे तभी सरकार बनेगी। बचेगी। तो कहीं कोई कुछ, हालांकि मैं कोई इंटरफेयर कभी हमने किया नहीं, पर चलो कुछ यार दोस्त है। आजकल वोटों का मार्जिन कितना है? बिल्कुल। 2-2.5 3,000, किसी का होगा 10,000 पहुंच जाए, वो अलग बात है। 2-2.5 3,000 है, तो इतनी की तो हमारी यारी दोस्ती भी है। बिल्कुल। कि छोटी मोटी हम ज्यादा है। वो कर सकते हैं, ज्यादा भी होगी। हाँ, तो फिर मैंने फिर बोल दिया, मुझे बहुत से धर्मशाला के हमारे जो साथी हैं, चाहे हमारे अपनी कास्ट के हों या और भी दोस्त हैं, उनके फोन है, भाई दसा क्या करना है? मैंने कुछ नहीं करना है यार, उन फादर ने बोले है आई कैन नॉट ओवर रूल माई फादर, बात वो है। तो फिर मैंने वो कर दिया। तो फिर जब वो मिला मेरे को सुधीर वहां पे, तो मैंने कहा पूछ लेना, सुधीर से पूछ लेना, चाहे आप कभी होगी मुलाकात धर्मशाला तो हो ही जाएगी। तो मैंने फिर कहते नहीं नहीं चलो पुराना हुई या कोई गल नहीं, छो गुस्सा, बाकी एमएलए वहां पाओ जप्फी पाओ करना, जप्फी पाई सारे हैं मिली गया, हम भी दिले ने पाई ली जप्फी, फिर कोई फिर तो उसके बाद तो चलो जो सर्कमस्टांसेस हुए क्या है। हालांकि मेरा मानना है कि वो भी नहीं होने, जब कांग्रेस का एमएलए है आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक काम कम करो, बाकियों के 10 काम कर रहे हैं उसके 4 कर दो, बात वो है। वो भी इलेक्शन वगैरह हुए, फिर उससे बीजेपी ज्वाइन कर ली, वो जो चला आपको पता मतलब ही है ये सारा माना सिस्टम। जाए कि अब आपने वहां बोला कि हिमाचल भवन, तो हमारी मुलाकात अचानक हुई। बिल्कुल, वो तो हम वो किसी मेरे की को भी छुट्टी पता दौड़ है, नहीं हुई है। मेरे को पता है। मैं लिफ्ट से ऊपर जाने के लिए खड़ा था रिसेप्शन एरिया पे, और वहां से सुधीर जी नीचे उतरे, सुधीर शर्मा। तो वैसे ही मुलाकात, मैं कहूँ पंडित जी कुदू, बस फिर होगी बातचीत, मतलब कि जप्पी जुप्पी डाली, पपियां तो नहीं हुई, जफियां हुई। जफी तो भाभी थे हमारे साथ, मतलब उनके साथ वहां पे, फिर उनकी बेटी भी साथ थी, तो वो दुबई होते हैं शायद बेटी, और वो पढ़ रहे, तो कहते मैं वहां जा रहा हूँ छोड़ने। मैं कोई नहीं, बस इतनी सी वहां मुलाकात हुई। चला वैसे तो बड़ी खरी गल है। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਇੱਕ यूथ वास्ते मेरा सवाल बिच रही है, नौकरियां तो बड़ा स्यापा है यार, लास्ट सवाल है। देखो नौकरियों का तो चलो ऐसा है कि मुश्किल तो है ही है, नौजवान साथी अब बहुत कंपटीशन हो गया, और पढ़ी लिखी जनरेशन ना कमीशन निकला था ना, वही बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि अब वेट कर रहे हैं, कोई बैच वाइज की वेट कर रहे हैं, कोई कमीशन की वेट कर रहे हैं, कोई जो टेस्ट हो गए हैं उनका रिजल्ट की, चलो 1-2 तो निकले भी अभी रिजल्ट भी। नीरज भारती के साथ खड़े होंगे? मैं बिल्कुल खड़ा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल खड़ा हूँ, आपकी आंखों में देख के भी और कैमरे की आंखों में भी, सबकी आंखों में देख के बोल रहा हूँ कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आपको लगे कि कहीं कोई दिक्कत आ रही है, समस्या है, तो आप बताइए, जहां से होगा मैं कोशिश करूंगा आगे बात करने की। मेरी बात मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी, दैट्स अ सेपरेट इशू, लेकिन मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, और निकालने चाहिए। देखो गवर्नमेंट कोई एक दिन के लिए तो बनती नहीं है, गवर्नमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, और मैं तो बोलता हूँ ये जो आउटसोर्स वाला है सिस्टम, इसको भी बंद करना चाहिए। हाँ, सीधी सी बात है, मैं बात आपको ये बता रहा हूँ। देखो गवर्नमेंट तो आपने चलानी है, अलग अलग महकमे है, अलग अलग मैन पावर की जरूरत है आपको, तो ठेकेदार को फायदा देने का क्या फायदा है? मीडिएटर जो बीच में आपने कोई कंपनियां बना ली हैं, वो ठेकेदार जो है वो आप मान लो, एक फर्ज करो आप एक कैंडिडेट के लिए सरकार जो है किसी प्राइवेट एजेंसी को 20,000 दे रही है पर कैंडिडेट, तो ठेकेदार उस कैंडिडेट को आगे 15,000 दे रहा है, 5,000, तो 5,000 वो किस लिए मिल रहा है? मैन पावर को प्रोवाइड करने के लिए मिल रहा है, वो तो खुली पड़ी है मैन पावर। आप एक आवाज लगाओ कितनी पोस्टें हैं, वो सारी भर जाएंगी आपकी। आप सिस्टमेटिकली उस पोस्टों को, चाहे आप डेली वेज होता था पहले, कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी होती थी, उस तरीके से आप उनको भरना शुरू करो। आप 20,000 भी मत दो, आप उतने ही 15,000 उस कैंडिडेट को दो, वो खुश होकर ज्वाइन करेगा, क्योंकि उसको पहले भी 15 मिल रहा है, फिर उसको सीधा डायरेक्ट, चाहे डेली वेज के हिसाब से मिले, चाहे उसको कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मिले, वो 15 मिलेगा। धीरे धीरे उसका हिसाब आगे जो है बढ़ाते रहिए, उसकी जो इन्फ्लेशन जैसे होती है। सरकार का सलाहकार है कौन? अब ये तो पता नहीं है, बहुत से सलाहकार हैं ऊपर, मुझे नहीं पता अब कौन सलाह दे रहा है, ऊपर क्या सलाहें हो रही हैं। ये वेलविशर हैं ये लोग? मुझे तो नहीं लगता कि ये सुखू जी के वेलविशर। आईएएस कैडर भी कोई वेलविशर नहीं है। आप एक देखिए, बात मैं बता दूं, आईएएस मतलब की पोस्ट ऐसी होती है जिसने सारा मैनेज करना है, पूरी स्टेट को वो करना है, चलाना है। पॉलिटिशियन का तो माइंड होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना तो बाकी अधिकारियों कर्मचारियों का काम है। अगर कहीं समस्या आती है तो उसकी सलाह दे सकते हैं कि नहीं जी ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है। कोई गवर्नमेंट चलाना आसान काम भी नहीं होता, ये भी मैं मानता हूं। बिल्कुल। ऐसा कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आप सरकार चला लेंगे, इसमें भी बहुत मेहनत लगती है, बहुत दिमाग लगता है, मतलब कि दिल्ली से क्या करना है, कैसे करना है। तो मतलब बात यह है कि अभी तक जो आईएएस भी है वो भी कोई गवर्नमेंट के फेवर के नहीं है, पार्टी विचारधारा की नहीं, गवर्नमेंट की फेवर की नहीं, पार्टी की फेवर की नहीं है। गवर्नमेंट में तो है ही है, लेकिन पार्टी की फेवर के नहीं है। अगर पार्टी के फेवर होते तो आज को ये इस तरह की हरकतें नहीं होती जो आज सिचुएशन बनी हुई है। बिल्कुल। तो ये तो ऊपर बैठे लोगों ने सोचना है, हम क्या बोल सकते हैं इस मामले में। एग्रीड।
चलो, आपने आज वक्त दिया और पहुंचे स्थान पर। और नीरज भाई के साथ बात कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। रीज़न यही है कि कितने सच बोल गया ये आदमी। है किसी और इसमें हिम्मत इसी तरह से सच बोलने की? और सच को दुनिया पसंद करती है। अब दौर वो आ गया, भले ही कलयुग है, झूठ का नहीं चलता है। सच को स्वीकार करने वाले चाहिए। चलते चलते कुछ बोलना है भाई? नहीं, मैं तो यही बोलूँगा कि जो भी बात हो आप खुल के बोलिए। देखिए, जो चापलूस हैं वो आपको आगे नहीं लेके जाएंगे, सीधी सी बात है। चापलूसी करने वाले सिर्फ अपना मकसद देखेंगे, जहाँ उनका मकसद पूरा होगा वो आपको छोड़ के तीसरे पास। अब जो भी बात है आप खुल के बोलिए, जो बोलना चाहते हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, आप सरकार से कुछ मांगना चाहते हैं, खुल के मांगिए, खुल के बात करिए। तो यही मेरा मैसेज है। चलते चलते मैं एक बात कहना चाहूँगा। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस की बात होती है, ठाकुर जयराम के साथ ये लगा था कि आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस के साथ वो जूझते रहे। पुराने नेताओं की बात करें तो उनका एक था, ऑरा था और अब भी है। चाहे वीरभद्र सिंह जी स्वर्ग में पहुंच गए तब भी ऑरा है। प्रोफेसर धूमल हैं, उसमें जो एक तरह से फ्लो की राजनीति भले उससे बाहर है, लेकिन उनका भी ऑरा बहुत जबरदस्त है। हाँ, कह सकते हैं। वो उनकी चुप्पी भी बहुत कुछ बोलती है प्रोफेसर साहब की। तो अगर मैं इसी क्राइटेरिया में देखूं तो सुक्खू भाई के लिए आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस तो शायद नहीं रहा है कोई भी। नहीं, देखिए, वो सुक्खू भाई जो है यूथ कांग्रेस NSUI से लेके हैं पार्टी संगठन में। बीइंग ए चीफ मिनिस्टर, बीइंग ए चीफ मिनिस्टर ऐसा होता है कि कोई भी जब पहली बार बनता है तो कहीं ना कहीं सबको मुश्किलें आती हैं, समस्याएं आती हैं। तो बात यह है कि अपनी आइडेंटिटी खुद बनाने पड़ती है। बीइंग जब जिस भी पोस्ट पे हो, आप जिस भी पोस्ट पे हो, चाहे वो पार्टी के लेवल की हो, चाहे वो सरकार की लेवल की हो, तो वो आइडेंटिटी आप खुद बनाना चाहेंगे। आपकी आइडेंटिटी मतलब कि जो इधर उधर के पार्टी के लोग हैं वो आपकी आइडेंटिटी को अप्रूव नहीं करेंगे। आपकी आइडेंटिटी को अप्रूव करेंगे आपके अपने कांग्रेस पार्टी के लोग। अपने आप वो ये माउथ पब्लिसिटी नहीं चाहिए। आप अगर बोलेंगे कि नहीं जी हमारे कोई आइडल है, तो कोई बीजेपी का कोई नेता को आइडल मानेंगे कांग्रेस के नेता, तो वो अप्रूव नहीं करेंगे। ना ही बीजेपी वाले करेंगे और ना ही कांग्रेस वाले करेंगे। आपको कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं की अप्रूवल चाहिए अपनी आइडेंटिफिकेशन को सेट करने के लिए। बिल्कुल। चलो, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन बॉस। थैंक यू। और फिर वही बात आ गई कि बताना ज़रूर, क्योंकि ये आदमी ऐसा है कि जिसका कोई मुकाबला नहीं है। चाहे आप इसको नेगेटिविटी में ले लो, चाहे पॉजिटिविटी में ले लो, लेकिन एक कोई फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिविटी भी है, कोई गल नहीं, चल रहा ये है। लो। अब मैंने गुस्सा करना भी छोड़ दिया हुआ है। जड़ा बोलना जिन्नी बोलना बोल दे रहा खुश रहो बस। जिसने जो बोलना खुश रहो। जेड़ा भी बोल लूंगा जरूर करने दसने हो कहने। बड़ी बड़ी मेहरबानी। आज टाइम थोड़ा जिहा लंबा चली है, बट आई प्रॉमिस कि तुहानू बड़ियां चीज़ां एक लीडरशिप च जेहड़ियां चाहिदियां होंदियां दिखने मिलदी। हाँ है तो हाँ है, ना है तो ना है। तुहां भी अपनी हाँ ना जरूर करने दसने हो। धन्यवाद। कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं। क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है? जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।